हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बताया कि इस एग्ज़ाम का जो नेचर है वो दूसरे एग्ज़ाम के नेचर से किस तरह थोड़ा अलग है। और अगर आप एक बिगिनर हैं या आपके पास नॉलेज कम है तो ये एग्ज़ाम एक्चुअली में आपको फेवर करता है कंपेयर टू वो लोग जिनके पास नॉलेज ज़्यादा है। उनको ये एग्ज़ाम उतना फेवर नहीं करेगा जितना आपको फेवर करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होता है तो आपके पास कन्फ्यूज़न भी बढ़ता रहता है, और जितना कम नॉलेज लोगों को होता है उनके पास कन्फ्यूज़न भी कम होता है। और ये जो बात है ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं एक्सप्लेन कर रहा। मैं भी, जैसा कि आपको पता है, अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस देखे तो आपको मालूम होगा कि जब मैंने भी ये पेपर दिया था तो मुझे भी नॉलेज काफ़ी कम था, और उसी चीज़ ने मुझे हेल्प किया इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। इनफैक्ट मेरे अलावा जो लोग दूसरे लोग थे जो सेलेक्टेड हुए थे इस भर्ती में, जिनको मैं बाद में मिला और अलग अलग कोर्ट में भी वो पोस्टेड है, उनमें भी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका जो पीछे से जो बैकग्राउंड है पढ़ाई का वो उतना अच्छा नहीं है। प्लस बहुत से लोग तो उनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब काफ़ी सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, वो सिलेक्शन के एकदम से काफ़ी दूर थे। दूर दूर से भी उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं सिलेक्शन होने का चांस ही नहीं है किसी भर्ती में, और उन्होंने ये डिसाइड कर रखा था कि ये एग्ज़ाम उनकी लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अगर इस एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हो जाता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो किसी प्राइवेट जॉब के अंदर या फिर अपना कोई दूसरा काम धंधा समथिंग कुछ स्टार्ट करेंगे। लेकिन चूँकि एग्ज़ाम ऐसा था और उनका प्रिपरेशन लेवल ऐसा था कि उनका सिलेक्शन हुआ और वो अभी पोस्टेड हैं। और ऐसे लोग जिनका प्रिपरेशन लेवल काफ़ी अच्छा था, इनफैक्ट बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मतलब एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे और उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे। मैं पर्सनली खुद कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। तो उन लोगों का इस हाईकोर्ट एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि उनका जो नॉलेज था काफ़ी अच्छा था। और अगर आपको पता हो तो इस भर्ती के बाद में जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड का भी एक एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, और उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था। तो ये लोग जो यहाँ क्रैक नहीं कर पाए थे, उन लोगों ने वो एग्ज़ाम क्रैक कर दिया इजीली एलडीसी में, और अभी वो पोस्टेड भी हैं अलग अलग जगह पे। लेकिन जो हम में से जो लोग थे जो कोर्ट के अंदर सेलेक्ट हुए थे, उनमें से ऑब्वियसली फिर लोगों की यही थी, इच्छा थी कि किसी तरह होम टाउन पोस्टिंग मिले। तो हम में से बहुत से लोगों ने ये आरएसएम एसएसबी एलडीसी का भी एग्ज़ाम दिया था। लेकिन शायद ही किसी का सिलेक्शन हुआ जिनको मैं जानता हूँ, उनमें से किसी का नहीं हुआ। क्योंकि पहली बात तो ये कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन्होंने वो 40% का जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफ़िल नहीं कर पाए। ठीक है, और बहुत लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने जब फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम देखा ना, उसका डिफ़िकल्टी लेवल, तो उन्होंने वहीं गिव अप कर दिया। उन्होंने बोला इतनी दूर जाके अलग अलग जहाँ उनका एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ जाने का मतलब नहीं है, एक छुट्टी भी लेना पड़ेगा, सीएल ख़राब होगी, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, कोई सेंस नहीं है क्योंकि होगा नहीं। क्योंकि इसका लेवल और उसका लेवल, दोनों का लेवल में रात दिन का डिफरेंस था। जो लोग इजी लेवल क्रैक कर रहे थे वो हार्ड लेवल को क्रैक नहीं कर सकते थे, जो हार्ड लेवल करते थे वो किसी कन्फ्यूजन और अदर चीज़ों के कारण इजी पेपर को क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि वो चीज़ें उनको भूल जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको अभी का एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जो फ्रेंड है अभी कोर्ट में ही पोस्टेड है वो, और उसने भी हाई कोर्ट वाला ये स्टेनो का एग्ज़ाम दिया है। उसने जब हमारे टाइम एलडीसी का एग्ज़ाम दिया था तब इफ़िशिएंसी में उसके 46 मार्क्स थे 50 में से। एक उसने वहाँ पे सिली मिस्टेक की थी उस टाइम एलडीसी वाले टाइम में, और अब वो दोबारा देने गया। अभी उसका स्टेनो का टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ, उसने कहा मेरा स्टेनो का टेस्ट तो अच्छा हुआ है। लेकिन सरप्राइजिंगली जहाँ उम्मीद नहीं थी वो वहाँ पे गलती करके आया, और वो है कि जो इफ़िशियंसी का टेस्ट है वो उसने वहाँ गलती कर दी। उसके हिसाब से वो कह रहा है कि 24 मार्क्स बन रहे हैं उसके 50 में से, जबकि पेपर ऑलमोस्ट वैसा ही था। वही बेसिक सी बातें पूछेगी इफ़िशियंसी में जो एलडीसी में पूछते हैं, पिछली बार पूछी थी। उसके बावजूद भी उसके ऑलमोस्ट 50% का डिक्लाइन हुआ मार्क्स के अंदर। और इनफैक्ट मतलब कोर्ट में रहते हुए आपको ये मालूम ही है कि आप पीसी पे भी काफ़ी काम करते हैं, उसके बावजूद भी उसके इतना मार्क्स का मार्क बन रहे हैं। उसका कहना है कि
पेपर तो इजी था, लेकिन मैं चीज़ें भूलने लग गया, कन्फ्यूज़न होने लग गया, मुझे टाइम का भी थोड़ा सा प्रेशर फील होने लग गया, और हो सकता है शायद वो ब्लैंक हुआ और इस कारण हुआ। लेकिन जो भी था, इजी पेपर, सेम वही पेपर जो ऑलरेडी वो क्रैक कर चुका है, उस बंदे के भी आधे मार्क्स कम हो रहे हैं, ठीक है, जिसने ऑलरेडी ऐसा एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं कि अगर किसी का नॉलेज अच्छा है, आपका नॉलेज नहीं है उतना, आपका लेवल काफ़ी कम है, तो आपका कोई चांस नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं, चीज़ें आपकी ज़्यादा फेवर में है। जैसा कि मैंने आपको बोला, जितना ज़्यादा जब ज़्यादा आदमी को नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता है ना, उसका कन्फ्यूज़न लेवल भी बढ़ने लग जाता है। उसको लगता है कहीं इस क्वेश्चन का मतलब ये तो नहीं है क्या, कहीं वो दूसरा ये तो नहीं पूछना चाह रहा। वो जो क्वेश्चन देता है उसके पीछे जो अलग अलग अर्थ को निकालने की कोशिश करता है। मैंने भी अभी आपको पता है स्टेनो का रिटर्न दिया था, तो जो क्वेश्चन मेरे भी जो गलत हुए वो ऐसे गलत हुए जो कम से कम 15-20 बार मैं पहले अटैम्प्ट कर चुका हूँ किसी सवाल को देखते हुए क्विज़ में, एक्सरसाइज में, तो वो मेरे करेक्ट हुआ करते थे। बहुत इजी थे वो, सम वाला मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे मेरे, तो अगर वो क्वेश्चन मेरे से पहले पूछे जाते साल भर पहले, तो मैं उनको, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी देखने की, मैं ऐसे आंसर कर देता। लेकिन अब मुझे कन्फ्यूज़ होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका नॉलेज थोड़ा बढ़ता है, आपको लगता है कि नहीं यार, इतना ईजी नहीं हो सकता, इसका कोई सेंस दूसरा निकल रहा होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अगर आपको इसी चीज़ को थोड़ा सा प्रूफ देने के लिए मैंने आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि जब मैंने कहा था कि इजी होता है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, तो लोगों को लगा ऐसा क्यों नहीं होता, जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज है उनका तो सिलेक्शन होना ही चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर मैंने एक क्वेश्चन डाला था। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ईजी, ये चेक करने के लिए कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इजी में लोग ज़्यादा फंसते हैं, शायद हो सकता है मैं गलत नहीं हूँ। इसी चीज़ को चेक करने के लिए मैंने क्वेश्चन डाला। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन डाला था कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ज़्यादातर लोग इसको 30 मार्च करेंगे। एक रीज़न ये था कि मैंने ये क्वेश्चन भी 30 मार्च को डाला था, और मुझे पता था लोग जल्दबाजी में या फिर इसको इजीली ले लेंगे, फॉर ग्रांटेड इसको लेकर मार्क कर देंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। और मेरे ख्याल से और वही चीज़ हुआ, 84%। अब 106 लोगों ने इसका आंसर दिया है, ठीक है, अलग अलग लोगों ने दिया है, किन्होंने दिया वो मुझे पता नहीं, जो भी चैनल के हैं लोग। और 84% लोगों ने 30 मार्च दिया है, सिर्फ 15% लोगों ने सवाल का आंसर सही दिया है। जबकि ये राजस्थान हिस्ट्री का एक बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये तो मालूम होता ही है, होना ही चाहिए कि राजस्थान कब बना था, कब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन किसी पेपर में आए हुए हैं, मैंने वही क्वेश्चन दिया, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है। और इसका मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ अगर किसी को डाउट हो अभी भी। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और ये किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने वही दिया है। इसमें से दो ऑप्शन तो मैंने बिल्कुल अलग अलग दिए, जिनका कोई मतलब ही नहीं था 30 दिसंबर, लेकिन एक किसी ने 30 दिसंबर भी मार्क किया है। खैर कोई बात नहीं। और ये एकदम इजी लेवल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख लो कितना ज़्यादा मिस्टेक किया है लोगों ने। और मैं श्योर हूँ कि उनमें से जिन लोगों ने मार्क किया है ना, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका लेवल काफ़ी अच्छा है, आप उनसे कुछ भी पूछोगे करोगे, लेकिन क्वेश्चन ईजी था और इस चक्कर में उन्होंने जल्दबाजी में शायद गलत किया है। लेकिन जो भी हो, लास्ट में आपके मार्क्स काउंट होते हैं, वहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि क्या सोच के आपने मार्क किया क्या नहीं किया। हो सकता है इनमें से ज़्यादातर मार्क करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने आंसर चेक किया तो उनको याद आ गया होगा कि नहीं यार ये चीज़ थी जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मैंने स्थापना पूछा है और दिवस के हिसाब से मार्क किया। खैर, हिस्ट्री के बाद मैंने एक अगला क्वेश्चन पूछा आर्ट एंड कल्चर से, कि चलो आर्ट हिस्ट्री का पूछ लिया, एक आर्ट एंड कल्चर का भी एक ईजी क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जिसमें से ये दो ऑप्शन एग्ज़ाम में भी उसमें थे, और बाकी के नीचे वाले दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही मैंने लगा दिए, मुझे मालूम है कोई रिलेवेंट नहीं है। हालांकि अभी तक मैंने खुद ने इसको मार्क नहीं किया, तो मुझे पता नहीं कि क्या रहा होगा इसका अभी तक, कितने लोगों ने क्या सही किया है नहीं किया। पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका एग्जैक्ट सही आंसर है ये, सेकंड नंबर। लेकिन जब पहली बार मैंने देखा था, तो मैंने भी जब उस पेपर में देखा था तो मेरे को भी, मैंने भी फर्स्ट वाला मार्क किया था। और जब मार्क करने के बाद मेरे को देखा, मैंने चेक किया, तो मुझे पता लगा था कि सेकंड है। और मुझे अपनी मिस्टेक भी समझ में आई, मैंने कहाँ जल्दबाजी की। कि अगर मैं किसी से भी पूछूँ, आप में से किसी से भी, कि
पहला महीना कौन सा होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई भी ऐसा होगा जो ये कहे कि मुझे नहीं पता। सभी को पता है कि चैत्र होता है। और लेकिन जब इस आंसर को मार्क किया तो उस वक्त मेरे भी दिमाग में ऐसे ही चल रहा था कि हाँ, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से पहले होली आती है, उसके बाद मेरा सारा कंसंट्रेशन यहाँ पे था उस वक्त अटैम्प्ट करते हुए कि गणगौर पहले आती है, तीज जाती है। शायद यहाँ पे भी लोगों को कन्फ्यूजन रहा होगा। और इस बेस पे मैंने मार्क किया था कि होली पहले आती है, गणगौर पहले आता है, तीज आता है, दीपावली आता है। लेकिन मैं ये भूल गया था कि होली फाल्गुन पूर्णिमा को आती है, जो सबसे लास्ट दिन होता है कैलेंडर का, जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे ये भी यहाँ लगता है, मैंने जो मार्क किया था उस वक्त, मैं भी यहाँ वही मार्क करता हूँ। देखते हैं कि कितने लोगों ने ये मार्क किया है पहला वाला, और कितने लोगों ने सेकंड वाला मार्क किया है जो सही है। बाकी दो तो रिलेवेंट ही नहीं है, तो उनका कोई मतलब नहीं है। मैं पहला मार्क करता हूँ। इंटरेस्टिंग, ज़्यादातर लोगों ने मार्क तो पहला ही किया है। जो 15% लोग हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ कंसर्न इन लोगों का हो रहा है, ये उन्होंने किस हिसाब से मार्क किया है सीरियसली। खैर, आपने भी ये क्वेश्चन देखा होगा, या तो आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा, नहीं तो भी आप वीडियो देखते देखते आपने ज़रूर कोई ना कोई आंसर इसका सोचा होगा। और उस बेस पे आपने जो भी ऑप्शन आपने सोचा है ना, मैं आपको चारों ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि उस हिसाब से आप अभी कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपकी प्रिपरेशन लेवल कहाँ है इस एग्ज़ाम के हिसाब से, क्या आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं है, वो मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। खैर, फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने एक हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, अब ज्योग्राफी से मैंने क्वेश्चन लिया है। और ये हाईवे और को लेकर है, नेशनल हाईवे। और ये सभी को पता है कि हाईवे का सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH-15। जिसने भी थोड़ा भी बेसिक करता है उसको मालूम है ये। अब यहाँ पे भी ये एक इजी क्वेश्चन नहीं उठाया मैंने, कोई ऐसा नेशनल हाईवे नहीं उठाया जो लगेगा हाँ यार ये सुना नहीं है, डिफ़िकल्ट है, लंबाई वंबाई आंकड़े, ऐसा मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने बड़ा ही बेसिक रखने की कोशिश की कि इजी लेवल, ताकि पता लगे एक्चुअली में कि जो लोग हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और जो मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि इजी में ही लोग ज़्यादा फंसते हैं, वो कितनी सही है या कितनी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ दो ही ऐसे हैं जो कंफ्यूज करेंगे आपको। करेक्ट आंसर हनुमानगढ़ है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस शहर से होके नहीं गुजरती। यहाँ पे जिला नहीं पूछा, जिला में तो गंगानगर भी आता है, हनुमानगढ़ भी आता है, बाड़मेर भी आता है, पर ये शहर पूछा है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो हनुमानगढ़ शहर से होके ये नहीं जाती, आप मैप में देखोगे तो साइड से निकलती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेजॉरिटी जो भी रहा है वो यही रहा होगा कि उपरोक्त सभी ने, क्योंकि सभी ने डिस्ट्रिक्ट समझ के मार्क किया होगा। लेकिन आंसर इसका हनुमानगढ़ है। बाकी दो मुझे नहीं लगता कि, शायद किसी एक आधे लोगों ने मार्क होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं होना चाहिए। देखते हैं। इसमें भी मेजॉरिटी तो वही गलती की है जो लोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आंसर सिर्फ 24% लोगों का ही सही आ रहा है। और फिर 13% लोग और ये 20% लोग, इनको थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन में देखना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी थोड़ा सा। और अगला सवाल में देखते हैं। ये जो मैंने आज क्वेश्चन डाला है दोपहर को, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डाला, क्योंकि अभी तक मैंने इजी डाले। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि लोग इजी में सही नहीं दे पा रहे, हो सकता है कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसमें भी सही नहीं दे पाएंगे। और अगर उसमें भी नहीं दे पा रहे तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में तो लोग आंसर दे दें और इजी नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब वही बात हो रही है जो मैंने आपको बोला था पहले। क्योंकि ग्रंथ और उनके रचयिता का नाम, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक होता है। याद होते नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रंथ हैं, उनका कौन सा रचयिता है, याद होने के बाद कन्फ्यूज होता है कि हाँ ये नाम तो है पर इसने ये किया था या ये दूसरा ग्रंथ का किया था। इसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा पूछा है, ऐसे इजी वाला नहीं पूछा, पृथ्वीराज रासो या ऐसा कुछ। मैंने कुवलय माला पूछा है, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आता है जो हार्ड क्वेश्चन है। और इसका आंसर है नंबर 1 उद्योतन सूरी। और अभी देख लेते हैं कि इसमें लोगों ने क्या मार्क किया है। अभी तक 55 लोगों ने आंसर किया है। अभी मैंने दोपहर को ये क्वेश्चन डाला है और ये आपके सामने मैंने जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया है उसमें लगभग 70% लोगों ने सही जवाब दिया है। और जो सबसे इजी क्वेश्चन दिया था उसमें से लगभग 85% लोगों ने गलत आंसर दिया है। चीज़ें आपके सामने हैं, आप खुद देखें,
खुद एनालाइज़ करें कि क्या सिचुएशन है। मैंने जो बात बोली थी, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के डेमो के थ्रू प्रूफ करने की कोशिश की। ये 57 आंसर, उधर ऊपर सबसे पहले जो क्वेश्चन का आंसर था कि ये यहाँ पे 106 लोगों ने आंसर, ये आंसर मेरे नहीं है। जिन लोगों ने चैनल पे हैं उन्होंने आंसर किए हैं। हो सकता है आपने भी आंसर किए हों, अगर आपने ये अटैम्प्ट किया है। नहीं किया है तो इस वीडियो के थ्रू किया होगा। तो आप देख लें कि आप अभी इस समय कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका प्रिपरेशन लेवल किस लेवल तक का है। थोड़ा सा इन क्वेश्चन के आंसर को एनालाइज करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर मार्क किए हैं तो आप एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। क्योंकि इसका मतलब है कि आप जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जो ग्रीन जोन है, आप वहीं पे अपने आप को आप वहीं तक रहें। जब आपका ये सब लेवल अच्छा खासा हो जाए उसके बाद ही आप अपने लेवल को इंक्रीज़ करें। पहले जब ना करें किसी दूसरे लेवल में, ग्रीन जोन में ही अपने आप को रखें। और जिन लोगों ने जो मोस्ट कॉमन आंसर्स हैं, जैसे यहाँ पे जिन लोगों ने 30 मार्क्स को मारा, 84% है ये जो लोग, या जो दूसरे मैंने क्वेश्चंस के अंदर मैंने बताया कि शायद ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेजोरिटी वाला, अगर आपने वो मार्क किया है तो भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन रहा होगा, आपने अटैम्प्ट करते सोचा होगा नहीं यार स्थापना एक को भी होता है, एक 31 को होता है, दो में से कौन सा है। अगर आपने इस हिसाब से मार्क किया है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से अपनी गलतियों को देख रहे हैं कि आपने कहाँ गलती की है, और उसके बेस पे आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा अच्छे लेवल से दोबारा से तैयार करने की कोशिश करें। चीज़ें कवर हो जाएगी। इन चीज़ों को देने का रीज़न यही है कि आप अपनी गलतियाँ पहचानें और उन पे काम करें ताकि आप अपना सिलेक्शन लें। लेकिन अगर आप जो करेक्ट आंसर है और जो मेजॉरिटी लोगों ने जो क्वेश्चन मार्क किया है, अगर आपने वो मार्क नहीं किए, उसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे ये थर्ड और फोर्थ है, या यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड मार्क किया है, तो आपको सीरियसली अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा काम करने का ज़रूरत पड़ेगा। जिन लोगों ने ये जो बाकी के दो ऑप्शंस पे मार्क किए हैं, चाहे ये हो वो हो, या तो वो लोग वो हैं जिन्हें क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, उन्होंने प्योरली एक तुक्का मारा है। तब तो फिर भी ठीक है कि यार क्वेश्चन आता नहीं है, सामने आ गया, मैंने अटैम्प्ट कर लिया, तो कुछ ना कुछ लक लगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने ये मार्क किया है और उन्हें क्वेश्चन के बारे में भी पता है, उन्होंने सुने भी हैं, उनको या हो सकता है कि वो उस टॉपिक को पहले उन्होंने पढ़ा भी है, उसके बावजूद भी ये जो बाकी के रिमेनिंग दो ऑप्शन है उन पे मार्क किया है, तो सीरियसली आपको अपनी प्रिपरेशन रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है दोबारा से। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आप लेट कर दें। ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी भर्तियाँ हैं उनमें से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सिर्फ ये एक ऐसा एग्ज़ाम है हाई कोर्ट वाले जो कम से कम आपको सबसे जल्दी से जल्दी पोस्टिंग दे सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरे एग्ज़ाम्स तो क्लियर करने के बाद 2-2 साल लग जाते हैं। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपके घर की या आपकी खुद की पर्सनल ऐसी कंडीशन ऐसी है कि आपको जल्दी जॉब चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप इस पर थोड़ा फोकस रखें। मैंने चारों ऑप्शन के बेस पे आपको बताने की कोशिश की है कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बात ये है कि ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स को फॉर्म में जो रीओपन होंगे, और ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक से ज़्यादा फॉर्म भर रखे हैं मोस्टली, क्योंकि सभी भरते हैं फॉर्म। तो अब आपने भी बहुत सारे फॉर्म भर रखे हैं, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आपको अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कीजिए। अपने फॉर्म सभी भर दें, एग्ज़ाम सभी दे दें, लेकिन आपको प्रिपरेशन एक या दो एग्ज़ाम्स को लेके ही करना चाहिए अगर आपको सीरियसली सिलेक्शन लेना है। ज़्यादा हर एग्ज़ाम के पीछे भागेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा और वो भी नहीं मिलेगा। और ऐसे एग्ज़ाम को चूज़ करने की कोशिश कीजिए जिनका सिलेबस सिमिलर हो। लेकिन सिर्फ सिलेबस सिमिलर होने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको उनका लेवल भी चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पटवारी का तैयारी कर रहे हैं और हाई कोर्ट एलडीसी, दोनों का सेम पे ग्रेड है, सैलरी सेम है और टॉपिक भी सेम हो। लेकिन एक चीज़ जहाँ लोग अक्सर गलती कर देते हैं वो ये है कि वो लेवल का कंपैरिजन नहीं करते। जैसा पटवार के अंदर जो आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वही सेम आपको एलडीसी के अंदर भी मिलेगा, लेकिन दोनों के लेवल में रात दिन का अंतर है। आप अगर हाई कोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो उस लेवल के लिए आप जा रहे हैं उस लेवल से आपके लिए पटवार का एग्ज़ाम क्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो क्योंकि पटवार में काफ़ी डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। और कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी वैकेंसी होती है, तो उसमें आपको पता है लमसम 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं,
और अगर हम 50% भी माने तो लगभग 5 लाख लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे। इस वैकेंसी में लगभग 1700 समथिंग पोस्ट हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पेपर देने जाएंगे 5 लाख, उनमें से लगभग 0.35% लोगों का ही सिलेक्शन होगा। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चंस के डेमो दिए, उसमें पहले क्वेश्चन में सिर्फ 15% लोगों ने ही करेक्ट आंसर किए, दूसरे में भी 15% लोगों ने करेक्ट आंसर किए, तीसरे में भी 24% आंसर किए। अगर आप ऐसे इजी क्वेश्चंस को आप गलत कर देंगे तो आप रेस में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो समझदारी से काम करें, टाइम टाइम पर आप अपनी प्रिपरेशन के लेवल को चेक करते रहें, ये देखें आप कहाँ गलती कर रहे हैं, वहाँ पे आप इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करें ताकि आप अपना एक सीट सिक्योर कर सकें इजीली। वैसे भी नया साल आने वाला है तो नए जोश से एक नई शुरुआत कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें। इनका खुद का कुछ होना नहीं है, लेकिन ये आपको ख़राब कर देंगे। ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप चाहे कितना भी अपने आप को आइसोलेट कर लें, कितना भी दूर चले जाएं, कोई ना कोई आपके पास आ ही जाएगा। और अगर आपका भी माइंडसेट थोड़ा सा भी नेगेटिव हुआ तो ये याद रखिए, नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप एक पॉजिटिव रिज़ल्ट कभी भी अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि आप अब से कुछ टाइम तक के लिए क्या है कि अपने आप को दूसरे लोगों से थोड़ा दूर रखें। ठीक है, कम लोगों से मिलना जुलना करें। जो लोग आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करते हैं या आपको इंस्पायर करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, उन लोगों के साथ ही आप घूमें फिरें। एक कहावत है कि द लेस पीपल यू हैंग आउट विद, द लेस बुलशिट यू हैव टू डील विद। जितने कम लोगों के साथ आप घूमेंगे फिरेंगे मिलेंगे जुलेंगे, उतनी कम बुलशिट आपको डील करनी पड़ेगी। और वैसे भी रही बात कंपटीशन की, तो देखिए कंपटीशन सिर्फ दिखता है कि इतना है इतना है इतना है, रियलिटी में इतना होता नहीं है। देखने में आपको लगेगा 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, क्या रियली में इतना कंपटीशन है? बिल्कुल नहीं है। मैं अगर मेरे सिलेक्शन जो पिछली बार जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ तब से लेकर अब तक के अंदर मैं कुछ लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है। जैसे हमारे टाइम से भी कुछ लोग थे बहुत नेगेटिव थे, और उन्होंने हर ग्रुप में, चाहे ये हो आरएसएस में एलडीसी ग्रुप हो, बहुत से ग्रुप में वो लोग दिख जाते हैं कहीं ना कहीं। और वो उनका धर्म है कि लोगों को कैसे ख़राब करें, नेगेटिविटी फैलाएं। उन जैसे लोगों को एक दूसरे तरह के लोग, दो तरह के लोग आपको मिलेंगे मोस्टली, जो पिछले 2-3 सालों में मैंने जो देखा है। एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, थोड़ी बहुत आधी अधूरी प्रिपरेशन करते हैं, फिर दिखाते हैं कि यार ये तो आज के टाइम में सरकारी नौकरी इम्पॉसिबल है, ये नहीं है, कट ऑफ ऐसी है, सीट बिक गई, पैसे खा लिए, करप्शन है, भर्तियाँ नहीं निकालती सरकार, फलाना डिगडा। इस तरह के एक्सक्यूज़ेज आपको देंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे कि यार पॉसिबल नहीं है चीज़ें। हर जगह जाके कमेंट और में भी कई लोगों को बातचीत करेंगे तब भी वो नेगेटिविटी को ही फैलाते हैं। और एक आपको वैसे लोग भी मिलेंगे, जब आप जिनसे मिलोगे तो वो आपको कहेंगे मैंने 3 एग्ज़ाम क्रैक कर दिए, मैंने 5 एग्ज़ाम क्रैक कर दिए, मैंने 7 कर दिए एग्ज़ाम। लोग वो भी हैं, लेकिन वो लोग खुद पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी फैलाते हैं। वो एक्सक्यूज़ नहीं देखते, वो चीज़ों में अपनी कमियां देखते हैं और इनको इम्प्रोवाइज़ करते हैं। इसलिए आप भी ये देखें कि आपको क्या बनना है, आपको किस टाइप का इंसान बनना है, पहले तरह का या दूसरे तरह का। आप भी चाहते हैं कि आज से 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, जो भी है, आप जब भी जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हुए देखना चाहते हैं कि ऐसा था, ये था, ये था हमारे टाइम, तो वो कह रहा था सीटें बिक गई, ये हो गया। या आप भी चाहते हो कि उस वक्त आपके पास 4 ऑप्शंस हो कि मैं ये जॉइनिंग लूँ, या मैं ये जॉइनिंग लूँ, या मैं ये जॉइनिंग लूँ। लाइफ आपकी, डिसीज़न आपका है, समझदारी से अपना डिसीज़न लें। थैंक यू, फिर कभी मिलेंगे जल्दी, बाय।